हेलो बच्चों, हम वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 दादी माँ पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये कहानी शिव प्रसाद सिंह जो हमारे लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। उनकी दादी माँ ममता स्नेह दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ को समर्पित है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लेखक? यहाँ लेखक ने एक और घटना का वर्णन किया है कि उसके किशन भैया की शादी थी। सारा घर दादी माँ ने सर पर उठा रखा था और पड़ोसने आती तो कहती थी कि अभी मैं व्यस्त हूँ, जबकि करती कुछ नहीं थी ज़्यादा काम, लेकिन वह सिर्फ जो काम में हाथ बटाती थी, जो दूसरों को काम बताती रहती थी, अभी ये करो अभी वो करो, उसी में ही सारा समय व्यतीत होता था। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अभी यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि एक दिन जब लेखक घर लौटा तो दादी माँ ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी, किसी पे बिगड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी। उसने देखा रामी की चाची जो धन्नो थी वो खड़ी हुई थी और उसने कुछ कर्जा ले रखा था दादी माँ से, और दादी माँ आंगन में खड़ी उसे डांट रही थी कि तूने मुझे पैसे वापस नहीं किए, मेरे पैसे वापस कर। तो लेखक को थोड़ा अजीब सा लगा और दादी माँ से कहा, रहने दो, गरीब है, दादी माँ छोड़ दो ना। लेकिन दादी माँ ने लेखक को ही चुप करा दिया। दादी माँ ने कहा, तू जा अपना काम कर, और फिर लेखक चुप हो गया और चला गया। तो जो रामी की चाची थी वह कहने लगी दादी माँ से कि मालकिन, मेरे पास तो कुछ पैसे तो है नहीं, मैं कहाँ से दूँ, और मेरी बेटी की शादी भी है, तो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। अब यार दादी माँ बड़ी गुस्से वाली दिखाई। अब यहाँ पे अब दादी माँ का चरित्र कैसा वर्णन किया लेखक ने, बड़ा गुस्से वाला, कि वो बड़े गुस्से में दिखाई दे रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अभी वही जो मैंने अभी आपको बताया कि वो दादी माँ से रिक्वेस्ट कर रही है कि दादी माँ मैं अभी नहीं दे पाऊँगी, मेरी बेटी की शादी है, अगर आप ही दया नहीं करोगी तो मैं अपनी बेटी का शादी कैसे करूँगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने।
मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। अभी यहाँ वही कि दादी माँ उसको डांट रही है, तो लेखक ने भाई वो बात को निपटाने के लिए कहा कि दादी माँ छोड़ दो, गरीब है, वो कहाँ से देगी। तो दादी माँ ने उल्टा लेखक को ही गुस्सा कर दिया कि चल चल तू मुझे समझा रहा है, अपना काम कर जाके। तो जो लेखक है वह चला जाता है। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो अभी यहाँ पे लेखक क्या बता रहा है कि अभी वहाँ पे तो वो चला गया, फिर उस घटना को भी वो भूल गया कि बहुत दिन हो गए थे, तो वो भूल सा गया। लेकिन एक दिन जो है रामी चाची उसको मिली। अब रामी चाची जो है वो बहुत आशीर्वाद दे रही थी दादी को कि दादी माँ जैसी कोई है नहीं, बहुत अच्छी है, दूध आशीर्वाद दे रही थी, दूधो नाव पूतो पलो, बहुत अच्छी नेचर की है, ऐसे रामी चाची बोल रही थी। तो अभी लेखक ने रामी चाची से पूछा कि भाई उस दिन तो दादी आपको बहुत डांट रही थी पैसे के लिए, बहुत गुस्सा कर रही थी। तो रामी चाची ने कहा कि अरे बेटा, दादी मालकिन तो बहुत अच्छी है, जो उन्होंने पीछे का बड़े भावुक होके वह बोली कि बड़े मतलब विहल होकर बोली कि उसने पीछे का कर्जा भी मेरा माफ़ कर दिया और ऊपर से 10 रुपये मुझे और दिए। और उस समय में तो 10 रुपये की बहुत महत्व होता था, बहुत मतलब बहुत 10 रुपये यानी बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए कि भाई जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी, इसका ब्याह तो अच्छे से कर, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है, कैसा बोला कि एक तरफ तो दादी कठोर चरित्र की दिखाई दे रही है और एक तरफ नम्र चरित्र दिख रहा है। तो कठोर भी है और नम्र भी है दादी। फिर उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो वही जो मैंने अभी बताया कि उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी और अभी तुम इतना अच्छा बोल रही हो, इतना आशीर्वाद दे रही हो। तो चाची ने बोला कि अरे बड़े हैं, डांटेंगे नहीं तो फिर क्या लाभ, बड़ों का तो काम ही रहता है कि हाँ भी डांट भी पड़े तो बुरा नहीं मानना चाहिए। तो लेखक क्या है, मन ही मन इस तर्क पे हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर जागकर रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अभी यहाँ पे लेखक ने क्या बोला है कि लेखक कह रहा है कि किशन भैया की शादी के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन किशन भैया की शादी थी और गांव में जो शादी होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि पहले ज़माने में जब शादी होती थी तो औरतें शादी में नहीं जाया करती थी, सिर्फ पुरुष ही जाते थे। और आज भी कहीं कहीं गांव में ये परंपरा देखने को मिलती है। तो उस समय क्या हुआ था कि सभी पुरुष जो हैं वो शादी में जाते थे और पीछे में जो औरतें रहती थीं वो मतलब रात भर गीत गाते थे और नाटक करते थे। और जो उसमें जो पात्र होते थे वो अभिनय जो करते थे वो महिला ही करते थे, वो महिला ही पात्र बनते थे। तो अभी लेखक को बुखार होने की वजह से
वो शादी में नहीं जा पाया, तो दादी माँ ने उसे चादर उड़ाकर लेटा दिया। और अभी सारे पुरुष तो वहाँ गए हुए थे, अभी एक लेखक था और एक लेखक का ममेरा भाई राघव रह जाता है। तो महिलाएं जो हैं और लेखक को तो नहीं देख पाती है क्योंकि दादी माँ उसको चादर उड़ा के सुला देती है, लेटा देती है, लेकिन राघव को जो है वो महिलाएं देख लेती है। तो मना करती है कि नहीं, ये यहाँ नहीं रहेगा। तो लेकिन जो दादी माँ है वो बोलती है कि लड़का और ब्रह्मा तो एक समान होते हैं, इससे क्या पर्दा, ये तो छोटा है, कोई बात नहीं, रहने दो। तो महिलाएं मान जाती हैं दादी की बात, चलो ठीक है रहने देते हैं, तो छोटा है, ब्रह्मा का रूप है, चलो भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर महिलाएं जो हैं अपना वो कार्यक्रम शुरू करती हैं, नाटक शुरू करते हैं जिसमें महिला अलग अलग पात्र निभाते हैं। तो उस अभिनय में, उस नाटक में क्या होता है कि विवाह से लेकर बच्चे के जन्म तक का सारा वृत्तांत सुनाया जाता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः उसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभेदान मिल जाता है। अभी यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे तो दादी माँ ने चारपाई पे चादर उड़ा के लेटा दिया, चुपके से सुला दिया, लेकिन अब जो वहाँ पे जो अभिनय, जो नाटक हो रहा था, वह सुनकर मुझे हंसी आ रही थी और मैं उसको दबा के रख रहा था। लेकिन अभी ऐसा कुछ वाक्य उसमें हुआ कि वह जोर से हंस पड़ा और भेद खुल गया। तो लेखक को हंसी आ जाती है, तो महिलाएं चौंक जाती है, यह तो पुरुष की हंसी है। तो जब देबू की माँ चादर हटाती है तो देखती है कि भाई ये तो कोई पुरुष लेटा हुआ है। तो दादी माँ से कहते हैं ये तो छोटा बच्चा नहीं है, चलो इस बच्चे को दूध पिलाते। फिर वहाँ पे वो मतलब उसको देख के लेखक को बच्चे जैसा व्यवहार करने लगते कि दादी माँ ने तो वो एक राघव जो था उसको बोला था वो तो छोटा बच्चा है, वो तो ब्रह्मा के समान होता है, तो उसको रोक लिया था, लेकिन ये लेखक तो छोटा बच्चा नहीं था, तो इसको छोटा बच्चा समझ के वो इस तरह से हंसी ठिठोले करने लगते हैं। तो फिर दादी माँ बिगड़ती है और उनको कहती है कि बच्चे उससे क्या क्यों लगती हो, जो रहने दो, कोई बात नहीं। तो सभी महिलाएं जो हैं दादी माँ का सुनती है और फिर मान जाती है। लेकिन लेखक क्या लेखक डर जाता है और दादी माँ के पास जाकर छुप जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, लेखक जब भी परेशान होता है तो वह दादी माँ के पास छिप जाता है और महिलाओं से दादी माँ उसे बचा लेती है। तो लेखक को आज भी वह सब याद आता है कि दादी माँ जैसा आश्रय देने वाला कोई नहीं है जो उसको परेशानी के समय में आश्रय दे सके। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं को जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अभी यहाँ पे लेखक ने क्या बोला है कि लेखक कहता है कि दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति है।
बच्चों यहाँ पर एक शब्द दिया है वात्या चक्र, जिसका मतलब है तूफान। अभी लेखक यहाँ पे बताते हैं कि दादी माँ के जीवन में एक बवंडर आया, एक तूफान सा आया, और वह क्या था कि दादाजी की मृत्यु हो गई। और दादाजी अक्सर दादी माँ से कहा करते थे कि मैं तुमसे पहले नहीं जाऊँगा, तुम पहले जाओगी, मैं बाद में जाऊँगा। तो यहाँ पर लेखक ने उसे धोखे की टट्टी बोला है, यानी धोखा देने वाला, धोखा देना। तो दादी माँ को महसूस हुआ कि दादाजी ने उनको धोखा दिया है, खुद पहले चले गए, खुद मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्हें छोड़ दिया। तो उनके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी, दादी माँ के जीवन में उथल पुथल मच गई। और दूसरी तरफ जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उनके दोस्त कैसे थे, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब सामने कुछ कहते और पीठ पीछे कुछ कहते। जैसे लेखक के दोस्त थे वैसे ही दादाजी के दोस्त भी थे। अब क्या हुआ, कुछ दोस्त को मतलब दादाजी ने कुछ दोस्तों को पैसे उधार दिए थे, तो वो अब पैसे दिए थे तो उनको वापस करना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने वापस नहीं किए, मना कर दिया। तो अब उनके पास उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, कुछ से उधार जिससे ले रखा था वे पैसे मांगने आते। तो लेखक की दादी जो थी बहुत परेशान हो गई। ऊपर से लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में इतने पैसे खर्च कर दिए कि लेखक की घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। दादाजी की मृत्यु के बाद उनके घर में मतलब पैसों का अभाव सा हो गया। बच्चों, इसके आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि ये पार्ट आपका अच्छे से समझ जाए। और पहले वाले वीडियो को ध्यान से सुने और इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस पार्ट को अच्छे से समझें। धन्यवाद।